हे गाइस वेलकम। तो गाइस सबसे पहला सवाल जो हर बिगिनर के मन में आता है कि यार प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों सीखें इसको। तो आज के इस वीडियो में अपन सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो होता है इसको इंसानों ने बनाया। ठीक है, इंसानों ने कंप्यूटर बनाया। और क्यों बनाया? ताकि अपन अपने काम आसानी से कंप्यूटर से करवा सके। तो यार इसी कारण अपन प्रोग्रामिंग मेनली सीख रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कंप्यूटर से आप अपने काम करवा सकते हो। मान लो कि यार, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना है। किसका? मैं आपको बोलूँ कि भाई 4 का टेबल बता दो। टेबल किसको बोलते हैं? अपन हिंदी में देखें तो पहाड़ा बोलते हैं टेबल को। तो मैं आपको बोलूँ कि 4 का पहाड़ा या 4 का टेबल आप मेरे को बना के बताओ, तो आप क्या करोगे? आपको पता है ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपको ना कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। आप सीधे 4 का टेबल आपको याद है, आप लिख दोगे। आपको ऐसे 4 वन ज़ा 1, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यही चीज़ अगर आपको बोल रहा हूँ कि 87 का मेरे को बता दो, तो अभी आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्योंकि 87 का भाई टेबल तो अपने को याद है नहीं। तो अपन अब क्या करने वाले हैं? तो 87 इंटू 1 अपन कर रहे होंगे। देन अपन सिमिलरली 87 इंटू 2 आपको करना पड़ेगा। देन आप 87 इंटू 3 आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें आपका कितना टाइम जाएगा, कितना बोरिंग होगा ये, और कितनी मेहनत इसमें लग रही होगी। लेकिन अब ज़रा रुको, अब मैं जो आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आपको थोड़ा जादू जैसा लगेगा। देखो तो गाइस, ये है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन, और यहाँ पे क्या लिखा है जरा गौर से देखिएगा। एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट, यानी कि जिस भी नंबर का टेबल आपको चाहिए वो नंबर यहाँ पे डाल दो। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपन ने जो नंबर का पहले देख रहे थे 87 ही डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, 87 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसमें कोई भी जादू जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको और भी किसी भी नंबर का टेबल चाहिए, तो आपको जस्ट यहाँ पे उसका टेबल का नंबर नाम डालना है। मतलब जैसे कि 45 का टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे डाल दो 45, तो ये 45 का टेबल आ गया। और किसी और का चाहिए, जैसे कि आपको 36 का चाहिए तो 36 डाल दो। 17 का चाहिए तो 17 डाल दो। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि किसी भी नंबर का टेबल आपको चाहिए तो आपको जस्ट विद इन सेकेंड्स आपको नंबर डालना है और एंटर दबाना है, और आपका इंस्टेंटली उसका टेबल आपको कंप्यूटर बना के दे देगा। तो यही काम जो हम मैन्युअली कर रहे थे वहाँ पे इतना टाइम लगा के, वो विद इन सेकेंड्स हो गया। तो ये है एडवांटेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। और देखो गाइस, अभी जैसे कि इसके पीछे का कोड जो है वो कुछ ऐसा है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अपन लोग जब आगे ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बच्चों का खेल होगा इसको बनाना। ठीक है गाइस, तो अभी एक और चीज़ देखो, ये जो है, ये आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो, तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं, तो ये सब ऐसे तो बने नहीं है, इन सबको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही बनाया हुआ है। इसके अंदर जो एक एक जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो एक एक बटन, एक एक फंक्शंस होते होंगे, उन सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिज़ाइन किया गया है। ज़रूरी नहीं है कि सी में ही किया गया हो, ये जनरली सी में तो नहीं किए जाते। एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस की मदद से इनको बनाया जाता है। पर ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो, जिसमें ये अपन देख रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बनाने में सी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद मैं आपको ये झूठा वादा तो नहीं करूंगा कि आप ऐसे एप्लीकेशन बनाने लग जाओगे सी लैंग्वेज सीखने के बाद, क्योंकि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मिल के इन सबको बनाते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए बनाना इतना आसान इनको नहीं होता। पर इतना ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि जैसे अपन ने अभी मल्टीप्लिकेशन टेबल का जो बनाया, वैसे ही आप बाकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल एडवांस प्रोग्राम भी बना पाएंगे सी की मदद से। ऐसा यूजर इंटरफेस आप ना क्रिएट कर पाए, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग का आपका बेस जरूर बन जाएगा और आप वो प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करके देख पाएंगे। देन नेक्स्ट चीज अपन लोग जो अब देख रहे हैं, कि मैं आपको बताने वाला था कि प्रोग्रामिंग की टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशंस क्या होती है। ये वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आप, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? किसी चीज को बताना कैसे वो होगी। तो ऐसे बहुत सारी सेट बनाना कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसका जो अपन सेट बना के कंप्यूटर को बता रहे हैं कि इस काम को ऐसे करो, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्योंकि यार कंप्यूटर जो है सिर्फ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज वो समझता है। उसको ये समझ नहीं आती, अपन जो हिंदी बोल रहे हैं, अपन जो इंग्लिश बोलते हैं, वो उसको डायरेक्टली समझ नहीं आती। तो आपको अगर उससे कुछ भी काम कराना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी जो एज अ इंटरमीडिएट काम करती है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि अपन प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं।
अब अपन लोग गाइस चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में और समझेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, जो कि एक प्रोग्रामर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब होता है गाइस, ये होती है एक थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस है ये एक, इसका मतलब होता है एक सोचने का तरीका है। मतलब कि आप किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को, आपको जो भी रियल लाइफ में आपके सामने चैलेंजेस दिखते हैं, उसको, उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर के थ्रू कैसे सॉल्व कराएं, वो चीज़ को कंप्यूटर को कैसे बताएं कि इसको ऐसे करना है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये गाइस ऐसे आपको प्रोग्राम बनाने में यूज़ ना आए, लेकिन कोई भी कंपनी में जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम होती है, जो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करती है, कुछ एप्लीकेशन बनाने पे या किसी भी चीज़ पे, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर ही काम करती है। मतलब इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोसेसेस है। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी बड़े काम को करना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसके छोटे छोटे फंक्शंस अलग अलग डेवलपर्स में बांट दिए जाएंगे कि आपको इसका ये पार्ट डेवलप करना है, आपको इसका ये पार्ट। मतलब किसी चीज़ को उसकी छोटी सब प्रोसेसेस में तोड़ना, वो होता है डीकम्पोजिंग। और ये होता है फर्स्ट प्रोसेस कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रैक्टिकल, मतलब रियल लाइफ चीज़ को कंप्यूटेशनल फॉर्म में अप्लाई करना है, तो ये धीरे आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले है आपको प्रॉब्लम को समझना होगा, उसको डीकम्पोज करना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई सब्जी भी बनानी है, तो पहले यार उसकी छोटी छोटी प्रोसेसेस होती है। पहले आपको सब्जी को काटना होगा, देन उसके अंदर कौन सी चीज़ कितने कंपोजिशन में डलेगी वो आपको पता होना चाहिए, मसाले कौन से डलेंगे, देन उसको कैसे बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस में उसको डिवाइड करना, वो होता है डीकम्पोजिंग। देन सेकेंड है रिकग्नाइजिंग पैटर्न। जैसे कि यार मैं अगर यहाँ पे एक सीरीज लिख दूँ 1 2 3 4, तो आप इसके आगे के नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो ये आपको, क्योंकि क्यों, आपने यहाँ का पैटर्न रिकग्नाइज किया। जैसे कि 1 2 3 4, आपको पता है कि एक एक करके डिजिट बढ़ रही है। वहीं अगर मैं लिख दूँ 2 4 6 8 10, तो आप मुझे बता सकते हो कि अगला नंबर इसका 12 होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, पैटर्न रिकग्नाइज किया। वैसे ही जब कंपनीज में बहुत सारा डेटा होता है किसी भी चीज़ का, तो उसके बीच में पैटर्न्स को रिकग्नाइज किया जाता है, ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं, डेटा एनालिसिस किया जाता है। डेटा साइंटिस्ट भी आजकल बहुत स्कोप में है, तो डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, या उसके बेसिस पे आप अपना कोड डेवलप कर सकते हैं। तो वो सेकेंड प्रोसेस होती है रिकग्नाइजिंग पैटर्न। आपने प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया, फिर प्रॉब्लम के अलग अलग पार्ट्स में क्या रिलेशन बन रहा है उसको रिकग्नाइज करना, वो होता है सेकंड स्टेप। थर्ड होता है एब्स्ट्रैक्टिंग। मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से जो काम की चीज़ें जिसकी मदद से आप प्रोग्राम बनाएंगे, उस चीज़ पे फोकस करना, मतलब बाकी चीज़ को इग्नोर करना और मेन चीज़ पे फोकस करना, उसको एब्स्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में यार हमको कोई भी प्रॉब्लम दिया रहता है कि मान लो दो व्यक्ति है, उन दोनों की एज को ऐड करके थर्ड व्यक्ति की एज निकलती है, तो आप उसको इतना लिखने की बजाय आप उसको शॉर्ट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि a+b बराबर से c। मतलब अब आपने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेन जो चीज़ आपको चाहिए वो बना ली है। अब आपको इतने बड़े डेटा पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही होता है उसका मतलब एब्स्ट्रैक्टिंग। मतलब आप बड़े डेटा में से सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो मेन काम की चीज़ है वो निकाल रहे हैं। उसके बाद है जनरलाइजिंग। मतलब बहुत सारा डेटा है, उसको जनरलाइज फॉर्म में फॉर्मूला बनाना, मतलब फॉर्मुलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि हमको पता होता है कि यार किसी भी चीज़ का फॉर्मूला अपने को पता होता है। मतलब आपको पता है कि h² = p² + b² होता है, हाइपोटेनस फॉर्मूला। अब कोई भी ट्रायंगल हो राइट एंगल, आप उसमें अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप उसका हाइपोटेनस निकाल सकते हो। यानी कि एक जनरलाइज फॉर्म है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप इसको अप्लाई करके हाइपोटेनस पता कर पाएंगे। या आपको हाइपोटेनस या ये दो कोई से भी पता है तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेटा के अंदर पैटर्न रिकग्नाइज करना, फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट करके उसके अंदर से फॉर्मूले डेवलप करना या कुछ बनाना, फिर ये सब फॉर्मूले को एक प्रोसेस के फॉर्म में अरेंज करना कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम बनाना। तो उसके बाद अगला स्टेप होता है जनरलाइजिंग के बाद एल्गोरिथम डेवलपमेंट। मतलब कि यार आप जैसे कि कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, मतलब आपको पता है कि a+b बराबर से c है, और हमको पता है कि a हमको जो प्रोग्राम चलाने वाला है उससे इनपुट लेना है, ठीक है, बाहर से वैल्यू मांगना है। बी भी हमको इनपुट लेना है, तो हमको प्रोग्राम को ये बताना है कि ए आपको इनपुट लेना है, बी आपको इनपुट लेना है, और उसके बाद उन दोनों की वैल्यू को जोड़ के आपको सी की वैल्यू मिलेगी, जो कि आपको आउटपुट के रूप में कंप्यूटर को देना है। तो ये इस तरह से ये पूरा प्रोसेस को डिज़ाइन करना कि इसके बाद इनपुट लेना ये, और इसके बाद इसको ऐड करना, देन उसको आउटपुट देना, ये होता है एल्गोरिथम बनाना। मतलब पूरा उसको एक प्रोसेस के फॉर्म में सारे फॉर्मुलाइजेशन को अरेंज करना। देन इसके बाद आपका सब हो गया, तो आप उसके बाद उसको चला के देखते हैं। भाई आप कुछ भी खाने का बना रहे हो, तो बिना चखे कैसे बता सकते हो कि अच्छा बना कि बुरा बना?
तो ये चेक करने के लिए इसको बोलते हैं चेकिंग फॉर इफेक्टिवनेस, ठीक है, या इवैल्यूएशन करना आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई हम प्रोग्राम को अलग अलग इनपुट्स के साथ चला के देखेंगे, सारी कंडीशंस उसमें देखेंगे, सब चीज़ के लिए वो एप्लीकेबल है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, स्पीड कितनी आ रही है, परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, सब कुछ देखा जाएगा। क्योंकि जब अभी छोटे प्रोग्राम अगर आप चलाएंगे तो स्पीड बहुत फास्ट रहती है, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप चलाएंगे तो उनमें बहुत डिले देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोग्राम आपने बहुत लेंदी बना दिया या सही तरह से इफेक्टिव नहीं बनाया। स्टोरेज का भी इशू आता है, क्योंकि आप जितना बड़ा सॉफ्टवेयर मतलब छोटे, कोई कई बार क्या होता है कि हम एक ही प्रोग्राम को 3 लाइन में भी खत्म कर देते हैं और कोई व्यक्ति उसी प्रोग्राम को 10 लाइन में लिख रहा होता है, तो 10 लाइन वाला प्रोग्राम ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, तो वो एफिशिएंसी प्रोग्राम की डिक्रीज होगी। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लाया जाता है। तो ये होती है उसके अंदर इंक्लूड होने वाली कुछ प्रोसेसेस। तो ये थोड़ी सी थिंकिंग अगर आप डेवलप करके रखेंगे तो आपको जो भी आप कोई सी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इजीली बढ़ पाएंगे। मतलब आपको ऐसे याद नहीं रखना है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से अपन किसी भी प्रोग्राम को रियल लाइफ चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर से करना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, थैंक यू।